नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आर ओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज की क्लास में शामिल है और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या खास बातें आपको याद रखनी है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बातचीत किसकी करनी है यहाँ पर मेनली भारतीय मानसून की, ठीक है। तो सभी जनरली पढ़ते रहते हैं भारतीय मानसून, तो है ना, अनुभव भी सभी करते हैं। तो उसके बारे में कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। तो देखिए, ये जो बात कही गई है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ना, ये कही गई है इसके आने की अवस्था में, ये आता कहाँ से, किस तरफ से एंट्री करता है। तो अगर हम लोग भारत के नक्शे की दक्षिणी स्थिति को समझते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो हमारा ये मानसून है ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, आकर के दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो जब ये आता है तो इस मानसून को ना धीरे धीरे हम लोग समझते हैं कि ये इस प्रकार से भारत को कवर करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कि ये मानसून कहाँ से आ रहा है, जहाँ से आ रहा है उसी पर नाम दे देंगे। तो यहाँ पर कौन सी दिशा है, यहाँ पर पहली बात तो साउथ है और ये भारत का वेस्ट हिस्सा है। तो इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं इसको कि ये साउथ वेस्ट मानसून है, यानी कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। धीरे धीरे बढ़ेगा, आगे जाएगा। लगभग 100 दिनों में इसकी स्थिति समाप्त हो जाती है और 15 सितंबर के बाद फिर ये वापसी करता है। तो जब ये वापसी करता है तो हम लोग कहते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी, या फिर कह देते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो वो मानसून की स्थिति होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ हमें इस प्रकार से नक्शे पे देखने को मिलती है। तो ये सारे काम किसकी वजह से होता है? क्या इसके लिए उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? बिल्कुल सही बात है, कहानी ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से होता है, ठीक। अब दूसरी कहानी जो यहाँ पर है वो ये है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम 1 जुलाई को तमिलनाडु के तट पर आता है। तो देखिए, ये वाली बात जो है वो बिल्कुल गलत है। दरअसल 1 जुलाई को तमिलनाडु के तट पर नहीं आता है। 1 जुलाई को ये मतलब भारत के काफी हिस्सों तक पहुंच जाता है। भारत के अंदर जो मानसून की शुरुआत हम लोग मानते हैं वो तिथि निर्धारित की गई है 1 जून। और 1 जून जो मानी जाती है वो मानी जाती है केरल के लिए, कि भारत के अंदर केरल में 1 जून को मानसून पहुंच जाता है। हालांकि 1 जून से पहले की तिथि ये है कि 25 मई तक हम ये मानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक ये पहुंच जाता है। 25 मई तक, और 25 मई के बाद 1 जून को ये केरल में आता है। तो जो मुख्य भाग में आता है तो उसके लिए तिथि 1 जून है। और 1 जून को आए मानसून को ना हम लोग कहते हैं कि ये 100 दिनों का मानसून है। यानी कि इसके लिए जो सामान्यतः तिथि निर्धारित है वो जाती है 15 सितंबर, और 15 सितंबर के बाद फिर ये वापसी का काम करता है, ठीक। चीजें क्लियर हैं सभी को? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है और पहला ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नदी द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी द्वारा अपनी घाटी में किए गए ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। भारत में वी आकार की घाटी का निर्माण नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा नदी के द्वारा किया जाता है। तो नदी द्वारा अपनी घाटी में किए गए ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण वी आकार की घाटी निर्मित होती है। बिल्कुल ये बात ठीक है। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वी आकार की घाटी नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी बनाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल जब हम भारत को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि भारत का सबसे पुराना भाग जो है वो हमारा पठार वाला, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो सबसे पुराना है ना। दक्षिण भारत सबसे पुराना हिस्सा, और हमारा जो हिमालय है इसको हम लोग कहते हैं कि ये पूरे भारत के अंदर सबसे नवीन हिस्सा है, सबसे नया है ये, यही तो कहते हैं हम लोग ना। अब यहाँ पर हमें एक और चीज क्लियर हो रही है कि अब देखिए, जो पुराना हिस्सा यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है वहां पर बहती है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। पुरानी नदियों की खास बात यह है कि ये काफी लंबे समय से भारत के भूभागों को काटने का काम कर रही है। तो अब क्या हो गया कि शुरुआत में इनके जो धारा तेज थी वो धारा काफी मतलब हल्की हो गई है, धीमी हो गई है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो धारा धीमी होने के साथ साथ ही अब अधिकांश कटाव ये कर चुके हैं। तो जो स्थल स्वरूप है वो बिल्कुल अब निर्धारित हो गए हैं और वो तीखे नहीं है। तीखे आकार जो मतलब वी मतलब क्या होता है, तीखा आकार होता है, यू होता है थोड़ा सौम्य। तो वी आकार के जो कटाव होता है ये काम करती हैं नई नदियां। तो ऐसे होता भी है, अगर आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, आप जवान हैं, अभी आप नए नए जवान हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको बोलेंगे मेहनत का काम कीजिए, आप तेजी से करेंगे, ठीक है। लेकिन जब उम्र हो जाती है, बुजुर्ग अवस्था में, तो वही चीजें धीरे धीरे होती हैं। तो ठीक वही स्थिति है, जो वी आकार के जो काम होता है, वी आकार का जो कटाव होता है, ये कटाव या इस प्रकार की घाटी जो है वो नई नदियां बनाती हैं जो युवा अवस्था में होती हैं, जिनका जो धारा है वो धारा तीव्र होती है, तब ऐसा काम होता है।
ठीक है। तो जो हमारे नई नदियां कौन सी है, अब हमारी जो नई नदियां हैं उनमें नाम शामिल होता है सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये हमारी नई नदियां हैं। ठीक है, यानी कि हिमालय वाली नदियां नई नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदियां पुरानी नदियां। तो नई नदियां ही वी आकार की घाटी बनाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा केवल एक। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं, बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पाबना विद्रोह के संदर्भ में कथनों पर विचार हमें करना है और सही उत्तर निकालना है। दो स्टेटमेंट दिए हुए पाबना विद्रोह के बारे में। पहले में कह रहा है कि वर्ष 1873 में यूसुफ साहिब परगने में किसान संघ की स्थापना की गई। दूसरे में कह रहा है कि इस आंदोलन में बंगाल के हिंदू और मुसलमानों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। देखिए, कहानी तो वास्तव में ये 1873 की ही मानी जाती है। दरअसल 1870 के आसपास हम लोग ये देखते हैं कि बंगाल के अंदर किसानों पर अत्याचार थोड़ा बढ़ जाता है। जमींदार जो होते हैं वो सामान्य दरों से अधिक लगान वसूलना शुरू कर देते हैं किसानों से, जिसकी वजह से किसानों में गुस्सा आ जाता है। अब किसानों में गुस्सा आता है तो किसान क्या करते हैं, गुस्सा आएगा तो क्या करोगे, फिर आप सोचोगे भाई मातचीत तो चल नहीं रही है, चलो एक काम करो विद्रोह ही कर लेते हैं। तो यही चीज़ होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूसुफ साहिब परगने में किसान संघ की स्थापना होती है। ये मिलजुल करके सभी चीज़ों को संभालते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो 1873 में होती है इसकी स्थापना। किसानों को जोड़ते हैं, किसानों को जोड़ के जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं और जो लगान की बड़ी दरें थी उनके खिलाफ ही अपना पूरा आंदोलन चलाते हैं। इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों जैसा कोई भी इसमें एस्पेक्ट रखा नहीं गया था। किसानों का आंदोलन था तो ये आंदोलन किसानों का ही रहा। अब किसान इसमें चाहे हिंदू हैं चाहे अब मुसलमान हैं, सब ने किसान भाइयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, सब ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और बाद में चीज़ों को पॉसिबल कराया। तो पहले स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट भी ठीक है और दोनों ठीक होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए, बी हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। दरअसल यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनकी जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं आप देखिए बताइए कौन सा सही है या नहीं है। तो पहले में कह रहे हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सरकारी सेवाओं में भेदभाव नीति को समाप्त करने की घोषणा की। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की कहानी जब हम पढ़ना समझना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इन्होंने आकर के 1828 में कार्यभार संभाला। अब 1828 से कार्यभार संभालने देखते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि सती प्रथा को लेकर के समाप्ति का जो मामला था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही आया। ठीक है, इसके अलावा ठगी प्रथा की समाप्ति भी की, नरबली की समाप्ति भी की। 1833 का चार्टर अधिनियम इनके ही काल में आया और मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में इसी वजह से। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि सरकारी सेवाओं के अंदर भेदभावपूर्ण नीति चला करती थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको समाप्त करते हैं, तो बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा समाचार पत्रों की मुक्तिदाता के रूप में भूमिका भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं निभाई दरअसल। हाँ जी, नहीं निभाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता नहीं कहते हैं। दरअसल ये जो क्रेडिट जाता है वो जाता है लॉर्ड मेटकॉफ को। लॉर्ड मेटकॉफ ने समाचार पत्रों के ऊपर से सेंसरशिप की जो स्थिति थी उसको समाप्त किया था, उनको फ्री किया था कि आपको जो लिखना है आप लिखिए, आपको जो बात करनी है आप कीजिए, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। तो लॉर्ड मेटकॉफ को कहते हैं समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो पहला ही स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा गलत है, और पहला ठीक है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नईम सैयद जिनका हाल ही में निधन हुआ है क्या थे, मतलब संबंधित किस क्षेत्र से हैं, ये पूछा जा रहा है। तो नईम सईद जिनको जूनियर महमूद कह रहे हैं, देखो जूनियर महमूद, ठीक है, महमूद जो है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही जाने माने अभिनेता हुआ करते थे। हालांकि देखो ये भी सच्चाई है कि आज की जनरेशन के हो सकता है कि सभी लोग इनको नहीं जानते हों, लेकिन इन्होंने जो फिल्म बनाई है वो फिल्में वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और शिक्षाएं देती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं ये फिल्में। तो महमूद मतलब मेन हुआ करते थे। तो एक एक्टर आते हैं जिनका नाम था नईम सैयद। नईम सैयद की खास बात ये थी, तो फेस काफ़ी ज़्यादा मिलता था महमूद से और एक्टिंग भी काफ़ी हद तक उनकी तरह ही किया करते थे ये भी। तो बचपन से ही ये फिल्म इंडस्ट्री में रहे और इन्होंने भी बहुत सारी मूवीज़ में काम किया। 67 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन भी हो गया था, ये देखते हैं। तो ये खास बात है, तो क्या थे, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मतलब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ को नहीं पता होगा कि महमूद कौन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, ठीक है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक आसफ जहां था, यानी कि इसने ही हैदराबाद की स्थापना की।
कह रहे हैं कि इसकी सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में अहम भूमिका थी। तो हम लोग ये देखते हैं कि वैसे तो पूरा भारत मुगल शासन के अधीन था, लेकिन मुगल शासक के अधीन होने के बावजूद मुगल जो थे वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अपॉइंट किया करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से दक्षिण भारत के लिए जिसको अपॉइंट किया गया था वो था निजाम उल मुल्क असफ जहाँ। हम लोग इस इतिहास में ये भी पढ़ते हैं कि औरंगजेब के बाद से मुगल शासन तंत्र जो था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और बाद में जितने भी उत्तरवर्ती मुगल रहे उनकी सारी की स्थिति ऐसी थी कि मतलब शासन व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जो लोग योग्य थे उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो जो योग्य लोग थे, योग्य लोगों के अंदर ही निज़ाम उल मुल्क था जिसने हैदराबाद की स्थापना की। तो निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी 1724 में। हालांकि निज़ाम उल मुल्क की तरह ही हम लोग देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां बंगाल की स्थापना करता, और ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बुरहानुल मुल्क, जिसको कहा जाता है अवध का नवाब, वो स्थापना करता है अवध की। ठीक है, तो ये सभी लोग योग्य थे उस समय। जब देखा कि मुगल शासन तंत्र कमजोर हुआ तो इन लोगों ने अपने अपने राज्य की स्वतंत्र घोषणा करके अलग व्यवस्था चलाना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में इन्होंने आस्था रखी, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा नजराना वगैरह भेजते रहते थे, पर धीरे धीरे चीजें उन्होंने खत्म भी कर दी थी। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक आसफ जहाँ था, इसने इसके सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में अहम भूमिका थी। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, योग्य था, नीतियां बनाया करता था। और मुगल साम्राज्य के अंदर हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब के बाद में ना इस प्रकार से अलग अलग लोगों की भूमिका बढ़ जाती है, किंग मेकर्स काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। तो किंग मेकर्स के अंदर ही सैयद बद्दू भी हुआ करते थे, तो इनको गद्दी से हटाने का काम भी निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने ही किया था। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो 2015, 2017, 2019 या 2021? तो देखिए, जो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ना, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो थी, इसको 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ये सारा का सारा कार्यक्रम जो था ये कृषि और किसान मंत्रालय के तहत चलता है। ठीक है, अब इसमें कुछ खास चीजें निर्धारित की गई थी। क्यों कार्ड दे रहे हैं मृदा का? कार्ड इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको अपनी मृदा की जानकारी हो, उसके अंदर किस प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं उसकी जानकारी हो, और उसके सुधार के लिए आप कार्य कर सको, आपकी जानकारी बढ़े, आपकी समझ बढ़े। तो ये सभी उद्देश्य रखे गए थे इसके तहत। तो 2015 में लॉन्च की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और यही है इस प्रश्न का सही उत्तर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति का निर्माण, मुद्रा का निर्गमन, सरकार का ऋण प्रबंधक और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, उपयुक्त में से कौन से कार्य रिजर्व बैंक के हैं? ठीक है, ये हमसे कहा गया। देखो, पहला कह रहा है मौद्रिक नीति का निर्माण, यानी कि भारत की मौद्रिक नीतियां कैसी होंगी, किसके पास कितना पैसा होगा, बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह कैसी रहेंगी, तो ये सभी चीजें कौन निर्धारित करता है, ये पूछा गया है हमसे। क्या ये काम आरबीआई करता है? ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है, आरबीआई का ही काम है, क्योंकि आरबीआई की ही मॉनिटरी पॉलिसी होती है ना। ठीक है, तो वही सब चीजें चलती हैं, तो बात ठीक है, आरबीआई का कार्य हो गया। मुद्रा का निर्गमन, यानी कि नोट छापने का काम कौन करता है हमारे देश में? सबको पता है, तो हर एक नोट पे लिखा होता है, आरबीआई ही करता है, तो ये भी इसका कार्य हो जाएगा। सरकार का ऋण प्रबंधक, यानी कि सरकार को लोन देना। सरकार लोन लेती है, किससे लेती है? क्या आरबीआई से लेती है? बिल्कुल, भूमिका निभाता है, ये भी आरबीआई का कार्य है। और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, यानी कि भाई फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स का मैनेजमेंट कौन करता है? क्या आरबीआई करता है? बिल्कुल, आरबीआई के पास ही होता है फॉरेक्स भी। तो सारे के सारे कार्य जो हैं वो आरबीआई के कार्य हैं, यानी कि प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। तो आरबीआई की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए हर देश में केंद्रीय बैंक बनाया जाता है। अब आपको यहाँ पर नोट भी छापने हैं, नोट छापने के अलावा सरकार को लोन भी देना है, लोन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा, उसका प्रबंधन भी आप करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी भी आप बनाएंगे, देश के जितने वाणिज्यिक बैंक हैं उन सभी को भी आप संभालेंगे, और विकासात्मक कार्यों के लिए चीजें भी आप ही निर्धारित करेंगे देश में क्या रहेगी। तो इस प्रकार की भूमिका निभाता है, और सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि हर देश के केंद्रीय बैंक की भूमिका इसी प्रकार से होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बाइनरी भाषा क्या होती है? देखिए, आधुनिक कंप्यूटर जिनको डिजिटल मशीन कहा जाता है, दरअसल वो एक ही भाषा पे काम करते हैं जिसे बाइनरी भाषा कहा जाता है। और जब आप बाइनरी भाषा को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बस बाइनरी भाषा यूज़ करने में परेशानी होती है, क्योंकि बाइनरी भाषा के अंदर ना 2 ही अंक होते हैं, एक अंक होता है 0 और दूसरा अंक होता है 11। बस इसी के आधार पर ही चलती है पूरी की पूरी बाइनरी भाषा। ठीक है, तो कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जल गैस है CO प्लस N2, CO प्लस H2, H2O प्लस CO, CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो देखिए, जो जल गैस होती है, दरअसल जल गैस, वाटर गैस एक कृत्रिम गैस होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल गैस को कहा जाता है।
ठीक है। तो जल गैस कह लीजिए, वाटर गैस कह लीजिए, ये एक आर्टिफिशियल गैस होती है। उसमें क्या क्या होता है, इसमें मिलेंगे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और आपको हाइड्रोजन मिलेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, CO, और हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, H2। तो CO प्लस H2 हो जाएगी हमारी आर्टिफिशियल गैस या वाटर गैस। तो कहाँ पर है, CO प्लस H2, बी पे है, और यही हो जाएगा हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर। ठीक, चलिए, तो बस इतने ही प्रश्नों की बात आज की क्लास में हमें करनी थी। छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए लाई जाती हैं ताकि आप लोग चीज़ों को इजीली समझ जान सकें और बहुत ज़्यादा लोड ना बढ़े। तो वीडियो पसंद आई है, बाकी साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। बाकी की बात होगी आने वाली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।